हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। दिस इज महक पंचवानी। अभी हम लोग जिस ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। दिस इज रिटन एज माइटोकॉन्ड्रियन। जब एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तब उसे क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन लिखेंगे। ये जो सेल ऑर्गेनेल होता है ये आसानी से माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इट इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ऑन स्टेनिंग। स्टेन किया जाए जब। सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा था? सो कॉलिकर वाज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन 1880 इन स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स या फिर फ्लाइट मसल्स बोल दीजिए, वॉलेंटरी मसल्स जो हैं ऑफ इंसेक्ट्स। Later on, Altman in 1894, he established about some facts about mitochondria and called it bioblast. तो बायोब्लास्ट भी इसी का दूसरा नाम है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है बायोब्लास्ट। देन सी बेंदा called it mitochondrion. The term mitochondrion was given by C. Benda. कौन से स्टेन से स्टेन किया जाता है ये? तो स्टेन है इसका जेनस बी ग्रीन। जेनस बी ग्रीन, इससे ये स्टेन होता है। और भी बहुत सारे स्टेन है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ये मैं आपको एक ही स्टेन बता रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सॉसेज शेप होता है कुछ इस तरीके से। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये इनर मेम्ब्रेन है। एक मिनट। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है जिससे वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट इंक्रीजेस क्योंकि अब जगह ज्यादा मिल रही है, मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई है। एंजाइमेटिक एक्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, ये कहना चाह रहे हैं। राइट। सो साइज में हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ होता है, शेप मैंने आपको बताया, दिस इज सॉसेज शेप। डायामीटर में है 0.2 to 1 micrometer of diameter and about 1 to 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इसकी होती है लेंथ। यानी यहां से यहां तक आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। एंड 0.2 to 1 माइक्रोमीटर है इसका डायामीटर। अब हम लोग देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक मिनट। और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। सो ये जो इंटरनल फोल्डिंग्स बनाते हैं, नाम भी करते जाएंगे साथ में। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। सपोज करिए आपने माइटोकॉन्ड्रिया से आउटर मेम्ब्रेन हटा दी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर मेम्ब्रेन, अब जो भी बचता है उसे कहते हैं माइटोप्लास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? माइटोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो दोनों मेम्ब्रेन है उन दोनों मेम्ब्रेन की थिकनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस जैसे होती है। आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स है, सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, लेकिन इसके पास फॉस्फोलिपिड्स जो है वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटीन्स। ये कंपैरेटिव वाला चीज, ठीक है। एंड दिस इज स्पेशली परमिएबल, ये इसको परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनर मेम्ब्रेन में दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन हैज मोर प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिकली कैरियर प्रोटीन्स हैं, जिसकी वजह से ये सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है मेम्ब्रेन
एंड आउटर मेम्ब्रेन स्पेशली परमिएबल कहलाती है क्योंकि ना ये लिपिड के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है ज्यादा एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? कोएंजाइम्स प्रेजेंट होता है। व्हाट आर प्रेजेंट? कोएंजाइम्स प्रेजेंट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, पर फैट के ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सो इट हैज कोएंजाइम्स फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। आउटर मेम्ब्रेन हटा दो तो क्या कहलाएगा? माइटोप्लास्ट कहलाएगा। जो अंदर की स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज मैट्रिक्स। ना मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? सो मैट्रिक्स में क्या चीजें प्रेजेंट होता है? इट हैज एंजाइम फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन की मेजर स्टेप्स यहीं पर होने वाले हैं, तो उसके लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। एंड आयंस जो एंजाइम के एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे। सो इट हैज डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट आयंस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए होते हैं। तो एग्जांपल है मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड आयरन इज आल्सो गिवन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप है, ये रेस्पिरेशन के दौरान डिस्कस कर लेंगे हम लोग। मैट्रिक्स जो है वो कलर में होता है, पेल येलो इन कलर। Now what are these enfoldings you see in the picture? These are cristae. Cristae क्या है? Finger like foldings, enfoldings of inner membrane. जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये रेस्पिरेशन करवाता है और पावर मतलब पावर जनरेट करता है, ठीक है। नंबर में ये कितने होते हैं एक सेल में? जो सेल रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा करेगा उसमें ये नंबर में ज्यादा होंगे, राइट। सो 1, लेकिन कुछ सेल में एक्टिविटी कम होगी तो उसमें 1 मिलेगा। जैसे 1 इज प्रेजेंट इन माइक्रोस्टेरियास, क्लोरेला, इनमें 1 मिलता है। जो भी ग्रोइंग सेल होंगे उसमें ज्यादा रहेगा। ग्रोइंग सेल हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। जो जर्मिनेट हो रही है सीड, उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा एज कंपेयर टू डोरमेंट सीड। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लांट सेल। So growing cell, they have more mitochondria. Germinating seed has more mitochondria than dormant seed. Animal cell में mitochondria ज्यादा होता है as compared to plant cell. उसके अलावा कुछ सेल हैं जैसे कि 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं एक सेल के अंदर। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया ये मिलते हैं केओस में। केओस अमीबा में, जाइंट अमीबा कहते हैं जिसे। अब एक सेल में अगर 5 माइटोकॉन्ड्रिया है उसके लिए एक टर्म आता है कॉन्ड्रियोम। अगर आपके सेल में 6 माइटोकॉन्ड्रिया भी है तो उनको कलेक्टिवली माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनी सेल, कलेक्टिवली नोन एज कॉन्ड्रियोम। कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रियोम कहलाते हैं। गेटिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, क्रिस्टी इनर फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स होती हैं। These are the finger-like enfoldings of the inner membrane, which increase the surface area for enzyme
एक्शन, इसका काम क्या होता है? एंजाइम के एक्शन के लिए ही सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इन्हीं क्रिस्टी के सरफेस पर टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं जो। इन्हें ऑक्सीसोम्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स पर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर these स्ट्रक्चर्स? These are ऑक्सीसोम्स। मैट्रिक्स में और क्या प्रेजेंट है? सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। कौन से प्रकार के राइबोसोम्स मिलते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो इन फोल्डिंग्स है क्रिस्टीज का काम मैंने आपको बताया, सरफेस एरिया बढ़ाना है फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। जब आप इनर मेम्ब्रेन का सरफेस देखोगे, ये वाला हिस्सा जो मैट्रिक्स फेसिंग होता है उसे कहते हैं एम फेस, और जो बाहर क्रिस्टी की तरफ फेस कर रहा है, देखो इस तरफ फेस कर रहा है क्रिस्टी की तरफ, राइट? तो उस सिरे को कहते हैं सी फेस। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सी फेस एंड एम फेस। एम फेस मतलब होता है इनर मेम्ब्रेन का वो साइड, इनर मेम्ब्रेन हैज टू साइड्स। जस्ट अ मिनट। Inner membrane has two sides, M face and C face. मैट्रिक्स फेसिंग साइड होता है और दूसरा क्रिस्टी फेसिंग साइड होता है। ठीक है, ये दो सिरे होते हैं, एक जो क्रिस्टी की तरफ फेस कर रहा है और दूसरा जो मैट्रिक्स की तरफ फेस कर रहा है। क्रिस्टीज जो आप स्ट्रक्चर में देखोगे, दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। फोल्डिंग्स जो है वो ट्यूब लाइक अपीयर करते हैं, दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टी दिस टर्म was given by Pollard. Term Christie was given by Pollard. जब आप ऑक्सीसोम्स की मैं आपको बात बता रही हूँ, ऑक्सीसोम्स क्या है? ऑक्सीसोम्स को और भी बहुत सारे नाम से दिया जाता है। Oxysomes are also known as elementary particles. They are also known as F1 particles. And ये नंबर में कितने मिलते हैं? They are about 10 to 4 to 10 to the power 6 in number. क्रिस्टी ट्यूबुलर होते हैं, लेकिन फंगस में they are plate like. In case of fungus, they can be vesicle shape also. जैसे यूग्लिना में ये वेसिकल शेप होता है। मतलब अगर हम लोग यूग्लिना में माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे तो उसका इनर मेम्ब्रेन कुछ ऐसे होगा, गोल गोल से, वेसिकल शेप। और अगर फंगस में बनाएंगे तो दे आर प्लेट लाइक। ठीक है, प्लेट लाइक। अब आपको 3D में भी इमेजिन करना पड़ेगा उसको। थिन प्लेट लाइक, ये अंतर होता है। ठीक है, क्रिस्टी जो है वो प्लेट लाइक मिलते हैं, फंगस में ऐसा मिलता है, यूग्लिना में ऐसे मिलेंगे वेसिकल शेप, और हमारे में ट्यूबुलर मिलेंगे। इसको आप 3D में आप समझो। एक मिनट, ट्यूबुलर होता है। मैट्रिक्स में इट हैज
single circular double-stranded DNA present. Few RNA present, right? Enzymes for cellular respiration, particularly Krebs cycle के लिए enzymes इसमें present होते हैं. And it has 70S type of ribosome. एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो DNA प्रेजेंट होता है, DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पूरे सेल में जितना DNA मिलता है उसका 1% सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहता है. 1% ऑफ टोटल सेल्यूलर DNA, पूरे सेल्यूलर DNA का 1% जो है वो DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्पेशल चीजें प्रेजेंट है. वो स्पेशल चीजें क्या है? राइबोसोम है, आरएनए है, डीएनए है. पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोल सकते हैं. वाई सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल क्यों बोल सकते हैं इसको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज इट हैज ओन डीएनए, आरएनए, मतलब प्रोटीन बना सकता है ये. इसे आप ऐसे समझो कि अभी अगर आपको घर से निकाल दिया गया, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप अभी स्टेबल नहीं हो, एज इन फाइनेंशियली बोल लीजिए, पढ़ाई के सेंस में बोल लीजिए. तो माइटोकॉन्ड्रिया को लेकिन अगर आप घर से निकाल दोगे ना, तो वो खुशी खुशी चला जाएगा. क्यों खुशी खुशी चला जाएगा? क्योंकि वो बोलेगा मैं तो अपना जाके प्रोटीन बना लूंगा. और जीने के लिए क्या चाहिए? हर सेल को क्या करना होता है? एट द एंड प्रोटीन ही बनाना होता है. So it has its own DNA, it has its own RNA, that is overall protein synthesize करने के लिए जितनी भी मशीनरी रिक्वायर्ड है वो इसके पास होती है. Means it can survive on its own. It has own DNA, RNA that makes it capable. कल को सेल से बाहर निकल के माइटोकॉन्ड्रिया चलने लगे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, because this is acceptable. हाँ, अरे ये तो मालूम था चल देगा एक दिन, इसके पास तो प्रोटीन बनाने का सामान था, ये तो घर छोड़ के जाने वाला था. So it has its own DNA, RNA that makes it autonomous, but is still in control of nucleus. Still in control of nucleus. Hence, semi-autonomous. Organelle. इसीलिए इसे क्या कहेंगे? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. क्योंकि ये अपना दम पे रहने के लिए कैपेबल है, ठीक है. लेकिन ये किस पर डिपेंडेंट रहता है? किस पर डिपेंडेंट रहता है? न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट रहता है. एक और खास चीज मैं आपको बताऊं, इसे हम लोग प्रोकैरियोट इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं. प्रोकैरियोट इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल. क्यों प्रोकैरियोट इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास इट हैज, चलो मैं आपको कंपैरिजन में बना देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट. प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या चीजें हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या चीजें हैं? और यूकैरियोटिक भी लिख लेते हैं, चलो बगल में. एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, राइट. लीनियर डीएनए होता है एंड 80S राइबोसोम्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल के पास नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है. इसके पास सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 70S राइबोसोम्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है. Is present.
इसका डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड इसके पास भी 70S वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट है. So you can call mitochondria is prokaryote inside a eukaryotic cell. Why? Because see, mitochondria और prokaryotic cell बराबर बराबर है ना, यहाँ पे बराबर ये तीन चीजों में, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल के समान है. किसके अंदर मिलता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं. अब जरा ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर देखें. ये जो हमने बनाए हैं ऑक्सीसोम, जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं. They look something like this. इसमें एक बेस प्रेजेंट होता है, ऊपर एक स्टॉक प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक बल्जिंग हेड प्रेजेंट होता है. राइट? बेस पार्टिकल के ऊपर है स्टॉक पार्टिकल, जिसे F5 F6 भी कहते हैं. राइट? और ऊपर जो हेड वाला पार्टिकल है उसका नीचे क्या है, प्रोटीन नेचर का होता है. राइबोसोम्स के बारे में मैं आपको एक और नोट बताऊं. यहाँ पर 70S राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, यानी कि स्पेशल चीज जो मैं आपको बता रही हूँ इसके बारे में, राइबोसोम के बारे में, वो ये है कि देखो, सवाल अगर आपसे आता है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है. 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट है, 30S एंड 50S. इस बात में कोई भी गलती या स्पेशल नोट नहीं है. लेकिन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया 70S नहीं होता है एक्चुअल में. वो कैसा होता है, 55S होता है, जिसके दो सब यूनिट होते हैं, 28S एंड 38S. प्लस करने मत बैठना. राइबोसोम क्या है मैं पढ़ाऊंगी आपको राइबोसोम के बारे में, इसलिए उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है. मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. 55S टाइप का होता है 70S की जगह. जैसे स्पेशल नोट, ईस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी अलग होता है, वो 73S टाइप का है. लेकिन हमसे सवाल ईस्ट का आता नहीं है, इसीलिए हम इसको पढ़ते याद करने, मतलब क्यों हम लोग जबरदस्ती का है ना टेक्स्ट बढ़ाएंगे. एक मिनट. ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको बताया. गेटिंग बैक टू ऑक्सीसोम. ऑक्सीसोम का काम क्या होता है? दिस ऑक्सीसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी सिंथेसिस. एटीपी सिंथेसिस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है. राइट? मैम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका काम होता है एटीपी प्रोडक्शन करना. और एटीपी प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? इनर मेम्ब्रेन पर होता है. इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है. ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन इनर मेम्ब्रेन की सरफेस पर होता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीसोम्स, या जिन्हें हम लोग F1 पार्टिकल भी कहते हैं. F1 पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं. ये जिसका ड्रॉ हमने बनाया, रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये हेल्प करता है इस चीज में. राइट? आप साथ में लिखते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में. मैं थोड़ा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ. यहाँ पर हमने देखा कि मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि एव्स का, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, इन सब का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 70S टाइप का है. लेकिन हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस टाइप का है? 55S टाइप का है. ठीक है, एक मिनट. माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस डिस्कस करते हैं. सॉरी, what are the functions of mitochondria? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. फैट का ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ पर टेक प्लेस करता है. यहाँ पर कौन सी एरिया में टेक प्लेस करता है? तो पेरी
माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है ये होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। दूसरा रिस्पॉन्सिबल है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका स्टेप क्रेब्स साइकिल है जो टेक प्लेस करता है, takes place in matrix of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है ये प्रोसेस, ठीक है। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके लिए इनर मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। एटीपी प्रोडक्शन ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मालूम है कि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ पर लिखा भी था कि इट हैज एंजाइम्स फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लेकिन आपको एक और नोट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया 70% ऑफ सेल्यूलर एंजाइम्स आर इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपके पास जगह नहीं है लिखने के दौरान, कोई बात नहीं, आप अलग से नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो। 70% ऑफ सेल्यूलर एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। कमिंग बैक टू द फंक्शंस, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। एंजाइम्स इसी में प्रेजेंट होते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहा जाता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वाइटेलोजेनेसिस, यानी कि विटलाइन मेम्ब्रेन बनती है इन oocytes। वो किसकी वजह से हो पाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो पाती है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड सबसे पहले बनने वाले अमीनो एसिड हैं ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। मतलब दे आर दी फर्स्ट फॉर्म्ड अमीनो एसिड। ये क्या है, सबसे पहले बनने वाले, एक मिनट, सबसे पहले बनने वाले अमीनो एसिड होते हैं, इन्हें फर्स्ट फॉर्म्ड अमीनो एसिड कहते हैं। फिर ग्लूटामिक एसिड या एस्पारेटिक एसिड, दोनों में से मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉडिफिकेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसएमिनेशन। ये प्रोसेस होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांसएमिनेशन हो सकता है, और इससे दूसरे अमीनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। ये इनका काम है, इससे दूसरे अमीनो एसिड्स बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। ये वेट नहीं करेगा कि सेल डिवाइड करे तब मैं जाके डिवाइड करूंगा। इट इज केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन बाय बाइनरी फिजन, या फिर फिजन बस लिखेंगे, बाय बाइनरी फिजन। फिजन के द्वारा ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, दो माइटोकॉन्ड्रिया देखो डिवाइड भी कर रहा है, अपना प्रोटीन भी बना सकता है, तो है ना सक्षम ये इंडिविजुअल रहने के। सेमी ऑटोनॉमस कहना इसको गलत तो नहीं है। इसके डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इससे मैटरनल इनहेरिटेंस की एक प्रॉपर्टी मैं आपको समझा रही हूँ। मैटरनल इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। कहानी सुनिएगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग सेल प्रेजेंट होता है और उसके साथ स्पर्म प्रेजेंट होता है। एग सेल के पास पूरा साइटोप्लाज्म होता है अपना विथ ऑर्गेनेल्स, कुछ भी चीज इसमें गायब नहीं है एग सेल के पास। लेकिन स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म ना के बराबर है, साइटोप्लाज्म इज नेग्लिजिबल, ठीक है। हालांकि जब आप स्पर्म को जूम में देखोगे तो यहाँ पर मिडिल पीस प्रेजेंट होता है स्पर्म में। ये एक और फंक्शन है, यहीं पर मैं आपको बता रही हूँ, मिडिल पीस, जिसे नेबर कैन शीट भी कहते हैं ऑफ स्पर्म इन मिडिल पीस is spirally arranged mitochondria.
ठीक है, इट इज स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी कि इसका काम होता है नेबरकेन शीथ बनाना। नेबरकेन शीथ क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी देने का काम होता है नेबरकेन शीथ का। मैं यहाँ पर ड्रॉ में बना दे रही हूँ, कुछ ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होता है ये मिडिल पीस में। Neberkian sheath of sperm is spirally arranged mitochondrion. Coming back to my original story, जब fertilization होता है एग सेल के पास पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लेकिन स्पर्म के पास नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन फ्यूजन के दौरान सिर्फ हेड पार्ट फ्यूज होता है उसका ना। तो यहाँ पर जब फ्यूजन होता है और जो भी जाइगोट बनेगा, इसके पास किसका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा और किसका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा? उसी माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आएगा। तो देखो ध्यान से सुनना, जाइगोट रिसीव्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम egg cell, right? This mitochondria has DNA which has genes, expression of those genes, expression of genes present in DNA of mitochondria is known as maternal inheritance. इसे कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। उन जीन का एक्सप्रेस होना जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है और जो कि होते हैं एक्सप्रेस, तो उसे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, सॉरी एक और नाम है, ये पे लिख देती हूँ, उसे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, राइट? सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया बायोकेमिकल फैक्ट्री है जहां पर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन शब्द का मतलब आप समझ लो कि ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, ब्रेक डाउन करके CO2, वाटर एंड ATP प्रोड्यूस करना। ये काम किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बाकी फंक्शंस भी बता दिए। वाइटलोजेनेसिस कौन करता है, विटिलाइन मेम्ब्रेन ब्रेक कौन करवाता है, तो ब्रेक करवाने में याद करो लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्म के टिप कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी बनाता है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ के हम फर्टिलाइजेशन का भी काफी सारा आइडिया हो जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, ये सॉसेज शेप बॉडी होती है, इसके डायमीटर और लेंथ भी याद रखेंगे आप। उसके अलावा फंक्शंस मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बनने वाला अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पारेटिक एसिड। So this is what we have discussed in today's class about mitochondria. इसके बाद हम लोग राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट और दूसरे ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।